अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम इंटरनेट। वेलकम जी। ये हमारे वीडियो जो सीरीज़ हमने शुरू की है उसकी दूसरी वीडियो है। तो अगर आपने इससे पहले वीडियो नंबर 1 नहीं देखी तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो नंबर 1 देखें, जो कि इंफॉर्मेशन कार्ड में आ रही है। अच्छा, वीडियो नंबर 1 में हमने बात की, हमने सेल्फ अवेयरनेस से इस गुफ्तगू का आगाज़ किया है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, चूँकि ये मैं इनसाइड आउट एक जर्नी पे डिस्कस करना चाहता हूँ। हम अपनी ज़ात से पहले शुरू करेंगे। तो अपनी ज़ात से पहले शुरू करने के हवाले से जो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ अवेयरनेस का। तो जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ वो सेल्फ अवेयरनेस के हवाले से कुछ बुनियादी गुफ्तगू है। थोड़ी सी लंबी वीडियो है लेकिन आपको उसे जाके देखना चाहिए। अच्छा, उसी वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि आप सेल्फ अवेयरनेस हासिल कैसे कर सकते हैं। अब ज़ाहिरी बात है, हमने उस वीडियो में सेल्फ अवेयरनेस की टाइप्स पे भी बात की है। तो मैं आज आपके साथ 4 चीज़ें डिस्कस करूँगा जिस के ज़रिए से कहा जाता है कि आप मज़ीद सेल्फ अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं, या ये कि आप सेल्फ अवेयरनेस में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो आखिर तक देखिएगा। अच्छा जी, तो अब बात यह है कि सेल्फ अवेयरनेस आती कहाँ से है। तो बिल्कुल सिंपल बात यह है कि आप शऊरी तौर पे अपने आप को ऑब्ज़र्व करना शुरू करेंगे, अपनी सोच को, अपनी जो आपकी एहसासात है, फीलिंग्स हैं, और जो आपकी जज्बात है, इमोशंस। इसको अगर मैं इसको ब्रॉडर करूं और रिलीजियस कॉन्सेप्ट में ले जाऊं तो फिर अपने बिलीव्स को भी। तो बुनियादी तौर पे आप अपने बिलीव्स और अपनी थिंकिंग, अपनी फीलिंग और अपने इमोशंस को एनालाइज करते हैं, उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, उसको फिर मॉनिटर करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। तो पहला जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो है एक्सेप्टेंस का। आप अपने आप को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस योर सेल्फ। आप जैसे हैं, जैसे रब ने आपको पैदा किया, आप उस पर राज़ी हों। अगर आपके मिजाज में गुस्से का एलिमेंट मौजूद है तो गुस्सा बुरी चीज़ नहीं है, आप इसको एम्ब्रेस करें। अब उस एनर्जी को, इस गुस्से की एनर्जी को कहाँ इस्तेमाल करना है ये सीखना है। और इस मकसद के लिए आपको पहला काम ये करना है कि आप अपने आप को वक्त दें। कैसे अपने आप को वक्त दें? आप रिफ्लेक्ट करने के लिए टाइम निकालें। आप अच्छा, और रिफ्लेक्ट करने में आपको फिर रिफ्लेक्ट करने का तरीका सीखना है। तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप अपने आप को वक्त ज़रूर दें। और अपने आप को वक्त देने से मुराद ये है कि आपके आसपास अगर कहीं दरिया है, कोई खूबसूरत जगह है, कोई खामोश जगह है, आपको अगर वॉक पसंद है तो वॉक जो है, इसको कहा जाता है कि जी ये इंटेलेक्चुअल स्टिमुलस है। आप वॉक करते हैं तो ये इससे आप इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट होते हैं। तो आप वॉक कर सकते हैं, आप किसी खामोश जगह, खूबसूरत जगह पे जाके बैठ सकते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो इंसान को डीप थिंकिंग पे आमादा करती है। तो आप डीप थिंकिंग करेंगे और डीप थिंकिंग के अंदर आप अपनी जो कैफियत हैं, जिससे आप गुज़र रहे हैं, उस पे आप रिफ्लेक्ट करेंगे और सवालात पूछेंगे अपने आप से। मैं अभी जो महसूस कर रहा हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं किस कैफियत में हूँ? मैं गुस्से की कैफियत में हूँ, मैं मायूसी की कैफियत में हूँ, मैं नाउमीदी की कैफियत में हूँ, मैं बेजारी की कैफियत में हूँ, मैं खुशी की कैफियत में हूँ, मैं शुक्रगुजारी की कैफियत में, मैं किस कैफियत में हूँ? उस कैफियत को आप पहला पहला जो पॉइंट है वो है, इस कैफियत को आप ढूंढेंगे कि क्या है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे लोग अपने इमोशंस को पहचान ही नहीं सकते हैं। दे कांट रिकॉग्नाइज देयर इमोशंस। आप पहचान भी नहीं सकते, नाम भी नहीं दे सकते हैं। और जब आप उसको नाम नहीं दे सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को या इमोशंस को, तो आप उसको कंट्रोल या मॉनिटर नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये एक बहुत अहम बात है कि जब आप अपने आप को वक्त दें तो उस वक्त में आप ये काम करें। दूसरी चीज़ है, मैंने आपको उस वीडियो में भी जिक्र किया था कि माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा, ये जो अपने आप को वक्त देना है, वॉक करना है और कहीं खामोश जगह पे बैठकर रिफ्लेक्ट करना है, ये सारे माइंडफुलनेस के अंदर ही आते हैं। लेकिन माइंडफुलनेस में मैं थोड़ी सी यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको
बताऊंगा। अब आपने पहले मरहले में ये किया कि जी आप किसी कैफियत से गुजर रहे हैं, तो उस कैफियत से जिस कैफियत से आप गुजर रहे हैं उसको आपने नाम दे दिया। मिसाल के तौर पे आप खुदा न खास्ता मायूसी की कैफियत से गुजर रहे हैं, तो अब आप जिस वजह से मायूसी की कैफियत से गुजर रहे हैं उसको ढूंढेंगे और उसको रीफ्रेम करेंगे। पहली चीज़ क्या है? रीफ्रेमिंग। यानी माइंडफुलनेस में आप क्या करते हैं? रीफ्रेम करते हैं। जैसे आपने बहुत हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को जो सबसे खूबसूरत रीफ्रेमिंग का फ़िक्रा मिला है वो मिला है कि इसमें अल्लाह ने मेरे लिए कोई बेहतरी रखी होगी, अल्लाह के पास मेरे लिए कोई बेहतर मंसूबा है, या ये कि अभी मेरे रब ने मेरा कोई इम्तिहान लेना है। ठीक है, सो अल्लाह ताला की इसमें कोई हिकमत है। इस तरह की जो लाइंस हैं ये रीफ्रेमिंग के लाइंस हैं। अच्छा, इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इन लाइनों को एक्सक्यूज़ के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना कि ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि आप जिस भी कैफियत में चले जाएं आप सिर्फ उसको कहे कि जी बस मेरी किस्मत में था। मेरी किस्मत पे जो बिलीव है वो एक अलग पूरा टॉपिक है, लेकिन यहाँ जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है, ये रिफ्रेमिंग का है। अच्छा, इंसान की जहाँ पे अपनी कुव्वत ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ आपको रिफ्रेमिंग पे करनी चाहिए। यानी आप अपने तमाम तवानाइयाँ, अपनी तमाम तर जो एनर्जी है, थिंकिंग है, आपके पास जितनी क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की और अल्टरनेटिव ढूंढने के जितने भी तरीके थे आपने सब कर लिए, लेकिन जो कैफियत है वो ख़त्म नहीं हो रही है। तो वहाँ आपको अब ज़रूरत पड़ेगी कि आप अब रीफ्रेम करें अपने माइंड सेट को। अपनी उन जज्बात से निकलने के लिए आपको सिचुएशन को रीफ्रेम करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा आपके बहुत करीबी कोई फ़र्द जो है वो इस दुनिया से चला जाता है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में, आपको समझ ही नहीं आती कि क्यों, कैसे, ये मेरे साथ कैसे हो गया, और उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो अच्छा, उस सिचुएशन को दो तरह के लोग होते हैं उस तरह की सिचुएशन में। एक वो होते हैं जो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, रोना धोना करते हैं और कहते हैं मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मैं ही क्यों। और कुछ वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि अच्छा ये अल्लाह की तरफ से मेरे ये मेरे लिए इम्तिहान है और अब मैं इस सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इस सिचुएशन में किसी मकसद से डाला है और मैं उस हिकमत को तलाश करूँ। तो फर्स्ट जो इसके अंदर एक्सरसाइज है वो है रीफ्रेमिंग का। दूसरा उसमें है आप कुछ ऐसे भी हालात होते हैं ना जो आपके साथ बार बार हो रहे होते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ कैफियत बार बार आ रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप स्टूडेंट हैं और खुदा न खास्ता आप एक से ज़ायद मरतबा किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए, या एक से ज़ायद मरतबा किसी आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, या एक से ज़ायद मरतबा आपके साथ कोई वाक़या रोनुमा हो गया। ठीक है जी, तो इस कैफियत से निकलने का जो अब तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने मिसाल के तौर पे पहली बार, दूसरी बार, अब खुदा न खास्ता तीसरी बार भी वही वाक़या हो गया, तो अब आप जब बैठेंगे माइंडफुलनेस में, फिर वो कहते हैं कि अब आप क्या करें, अब आप कंपेयर और कंट्रास्ट करें। आपकी जो पहली बार का एक्सपीरियंस था, दूसरी बार का और अब तीसरी बार का, तो हर एक जो एक्सपीरियंस है आपका, उसमें आपकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, आपने उसमें क्या एफ़र्ट्स किए थे, उसमें आपकी जज्बाती कैफियत क्या थी, उस जज्बाती कैफियत से निकलने के लिए आपने क्या किया था, क्या आपने हर अटेम्प्ट में डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, तो वो डिफरेंस क्या थे। ठीक है, तो कंपेयर क्या होता है, दो चीज़ों का मुआवजा करना। कंट्रास्ट क्या होता है, इसमें मैंने ये किया था, इसमें ये नहीं किया था। ठीक है, तो कंपैरिजन जो है वो एक जैसी चीज़ों को ढूंढने का है और कंट्रास्ट है मुख्तलिफ चीज़ें ढूंढने का। जब आप कंपेयर और कंट्रास्ट करते हैं सिचुएशंस को, तो आपको गैप का पता चलता है, या आपको फैक्टर्स मालूम होते हैं कि कौन से फैक्टर थे जो मेरे सक्सेस के बाइस बने और कौन से फैक्टर है जो मेरे इस सिचुएशन में नाकामी के बाइस बने। इसी तरह से अगर आप इसको अपने घरेलू कैफियत पे अप्लाई करते हैं, अपनी फैमिली सिचुएशन पे, बच्चों के साथ, कुछ भी, इसके अंदर आप तमाम कैफियत जो है उस पे ये कंपेयर और कंट्रास्ट का जो फार्मूला है ये किया जा सकता है। अच्छा, और अब है जी कंपेयर और कंट्रास्ट के बाद जो माइंडफुलनेस को बूस्ट करता है, जिसको हमारे मज़हब ने भी
एक खूबसूरत अंदाज में हमें सिखाया भी है, और वो ये है कि जब आप रात को सोने लगे तो सोने से पहले आप 5 मिनट, इसको कहते हैं चेक इन टाइम, 5 मिनट आप रिफ्लेक्ट करें, आज का दिन मेरा कैसे था, कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने जिस तरह प्लान किया था उसी तरह गुजरी हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो हो जाएंगी और वो हो गई। और अब आप इस चेक इन टाइम में नोट करें, जर्नलिंग कहते हैं इसको, आप डायरी मेंटेन करें। अच्छा, डायरी का कॉन्सेप्ट जब हम बताते हैं ना तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इस डिजिटल दौर में और इस टेक्नोलॉजी के दौर में आप डायरी लिखने की बात करते हैं। तो जनाब, डायरी लिखना जो है वो है रिकॉर्ड रखना। आपके मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डर है, ठीक है, आप ऑडियो रिकॉर्डर का बटन प्रेस करें और एक मैसेज अपने लिए रिकॉर्ड कर लें। जी, आज मैं सुबह उठा और ये फ़लाँ 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 चीज़ मेरे मिजाज के मुताबिक हो गई, मैंने जैसे सोचा था वैसे ही हो गया, और ये फ़लाँ 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 चीज़ जो है इसके अंदर मुझे लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है जी। सो ज़रूरी नहीं है कि आप वही जो पुराना रिवायती अंदाज़ है लिखने का, लिखना बहुत अच्छी बात है, अगर आप लिख सकते हैं तो आप डायरी लिखें। अच्छा, आप डिजिटल डायरी रखें, आप अपने लैपटॉप में टाइप करें, आप अपने मोबाइल में टाइप करें। आजकल तो स्पीच टू टेक्स्ट के सॉफ्टवेयर है, आप बोलते हैं और वो आपके लिए टाइप करता है, उर्दू के भी हैं और इंग्लिश के भी हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन आप चीज़ों को अपने पास रिकॉर्ड में रखें। क्यों? क्योंकि अगले दिन जब आप चेक इन करेंगे, यानी अगले दिन जब आप रिफ्लेक्ट करने के लिए देखेंगे कि क्या चीज़ें थी जो मैंने ठीक करनी थी और क्या है जो आज के दिन नए चैलेंजेस आए हैं, तो आपके पास एक रेफरेंस होता है, एक रिकॉर्ड मौजूद होता है। सो ये जो आपके 3 काम है ना, रीफ्रेमिंग, कंपेयर और कंट्रास्ट करना और डेली चेक इन का टाइम, ये ज़रूर करें। कुछ आपको स्पेसिफिकली करने होंगे और कुछ आप ये एक आदत जो है वो अपना रोज़ाना अप्लाई कर लें। अब आते हैं जी सही सवाल पूछने अपने आप से। देखें, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम चले जाते हैं, उस सिचुएशन के मुतालिक हम सवाल ही गलत कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी जिक्र किया, आपके साथ कोई वाक़या हो गया और सवाल वहाँ आप सवाल ये पूछ रहे हैं, हाय मेरे साथ ही क्यों होता है, हाय हर बार मैं ही क्यों, और खुदा न खास्ता कुछ लोग तो बहुत ही अजीब किस्म की उसमें चले जाते हैं, हाय बस मैं ही हूँ और बस मेरी किस्मत में तो कोई अच्छा दिन नहीं है और मैं तो कोई, यानी मेरी तो नाकामियाँ ही हैं किस्मत में। अच्छा, सवाल सही पूछेंगे तो जवाब सही आपको ढूंढने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पे आप को गुस्सा आता है, ठीक है, आप अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकते, तो आप सवाल क्या पूछ रहे हैं? सवाल ये पूछ रहे हैं जी, पता नहीं मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है हर बार। ठीक है, ये सवाल भी ठीक है, लेकिन आप ये सवाल पूछिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से रवैये हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जिसको मैं जब सुनता हूँ या मैं जिस उस कैफियत में चला जाता हूँ तो मैं अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, या अगर किसी को आप पे गुस्सा आता है तो ये सवाल पूछना कि इनको मुझे पे गुस्सा क्यों आता है, उसकी बजाय ये कि मेरे कौन कौन से रवैये हैं या मेरे कौन कौन से एक्शंस हैं, काम हैं जिसकी वजह से मैं ट्रिगर करता हूँ इनके गुस्से को। तो जब आप सही सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब सही मिलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो मैं आपसे तीसरी चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि अपने आप से सही सवाल पूछें, सिचुएशन के मुताबिक सही सवाल पूछें। और चौथा जो मामला है वो मैंने कल भी, जो पिछली वीडियो है उसमें भी मैंने बात की थी कि आप अच्छे लिसनर बने। और किस चीज़ के अच्छे लिसनर बने? अपने मुतालिक फीडबैक लें लोगों से, तो वो मैंने वहाँ बात कर दी थी। अब बात है कि किन से फीडबैक लिया जाए, किन लोगों से फीडबैक लिया जाए अपनी ज़ात के मुतालिक, यानी सेल्फ अवेयरनेस के लिए किन से फीडबैक लिया जाए। और फीडबैक ये समझ लीजिए कि फीडबैक जो है वो वक्ती चीज़ नहीं है। मतलब आप क्या कहते हैं इसको, एक बार या 2 बार फीडबैक लेके बेफिक्र नहीं हो जाएंगे। फीडबैक जो है ये एक मुस्तकिल काम है। अच्छा, तो अब मैं आपसे शेयर करूंगा कि फीडबैक आपने 2 तरह के लोगों से नहीं लेना है। ठीक है, एक तो आपने उस बंदे से फीडबैक नहीं लेना जो आपसे इंतहाई मोहब्बत करता है
और आपकी हर चीज़ उन्हें ठीक लगती है। आप उन लोगों से अपने बारे में, अपने रवैयों और अपने यानी सेल्फ अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं वो आप उनसे करेंगे तो आपको कोई सही जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको नाराज़ नहीं करना चाहते, वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं जिससे लगे कि वो फ़र्द आपसे कम मोहब्बत करता है। जैसे आपकी वालदा है, जैसे आपके शायद बच्चे हों, जैसे आपके कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड है जिसे आपकी हर अच्छी और बुरी आदत सब पसंद है। ऐसे बंदे से आपने अपने मुतालिक फ़ीडबैक बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि वो आपको ऑनेस्ट फीडबैक नहीं दे सकता। दूसरा जो है वो आपने उस फ़र्द से भी फीडबैक नहीं लेना जिसने आपकी मुखालिफत की टान ली है। उसको आपकी हर एक बात बुरी लगती है, चाहे वो आप कुछ भी कर लें वो आपसे खुश नहीं होता, वो हमेशा आपकी कमज़ोरियाँ तलाश कर रहा होता है। ऐसे फ़र्द से भी कभी फीडबैक नहीं लेना है। तो अगर इन दो लोगों से फीडबैक नहीं लेना तो किन लोगों से लेना है? इनको जो एक ऑथर है एक बुक की, वो उसने इसको कहा है कि आप अपने लविंग क्रिटिक्स से फीडबैक लें। मैं इसको हदीस से जोड़ूंगा। देखें, मोमिन जो है वो मोमिन का आईना है, मिरर है। तो आप अपने दोस्त, वो दोस्त जो ऑनेस्ट आपके दोस्त हैं, जो आपकी बेहतरी चाहते हैं, वो आप अपने उन दोस्तों से फीडबैक लें और मुसलसल लेते रहें फीडबैक। और कुछ लोग बाकायदा अपनी ज़िंदगी में ऐसे रखें जो जिनके पास जाके आप अपने बारे में पूछते रहें। अच्छा, एक और बात भी है, ये वो लोग होने चाहिए जो कम से कम हफ्ते में 2 बार आपके साथ उनकी इंटरेक्शन आ रही हो। आइडियली तो ये कि वो आपकी ज़िंदगी में मौजूद हों रोज़ाना की बुनियाद पे। ठीक है जी, तो ये जो है ये आइडियल लोग हैं जो आपको आपकी इस्लाह के लिए फ़ीडबैक देंगे। हमेशा याद रखिए, अपने ज़ात में गुम ना हो जाइएगा और ये ना समझिएगा कि मैं परफेक्ट हूँ। कोई इंसान, अंबिया के अलावा अल्लाह ताला ने किसी इंसान को परफेक्ट पैदा ही नहीं किया, इसलिए हर इंसान की ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट के गुंजाइश मौजूद होते हैं। और इम्प्रूवमेंट का सफ़र जहाँ से शुरू होता है, जो पहली सीढ़ी है, वो सीढ़ी खुद शनासी की है। तो आप खुद शनासी का सफ़र शुरू करें और उस पे कायम रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप ने अगर पहली वीडियो नहीं देखी उसको भी देख लें, और इस वीडियो को भी आपने देख लिया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।